Hello students, my name is Rakshit Joshi. Let's continue the series of Spectrums A Brief History of Modern India. So today we are going to cover chapter 10 of Unit 5. इस चैप्टर का नाम है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि इंडिया में कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म ग्रो हो पाया। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग दैट पीपल लिविंग इन अ कंट्री शेयर कॉमन आइडेंटिटीज, कॉमन पास्ट, कॉमन फ्यूचर। मतलब कि अगर कोई इंसान कह सके कि मैं इस देश का निवासी हूँ, ठीक है, एक स्पेसिफिक एक देश का निवासी हूँ, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि पहले से क्या होता था, हमारे देश में अलग अलग राजाओं का राज था और बहुत सारे राजा होते थे और उनकी प्रजा होती थी। तो प्रजा में से मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो अपना क्षेत्र, मतलब उसका क्षेत्र उतना ही होता था जितना में उसका राजा राज करता है। वो किसी दूसरी टेरिटरी को ऐसा नहीं कह सकता कि ये भी हमारे क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। तो बट आज हम क्या कहते हैं, आज हम कहते हैं कि कर्नाटका भी हमारे ही भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश भी हमारे एक भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। हम कोई भी स्टेट ले लें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे ही देश का एक हिस्सा है। तो ये जो एक भावना थी, ठीक है, एक नेशनलिज्म की जो भावना थी, ये हमारे देश में स्टार्टिंग से नहीं थी, ठीक है। ये इसको डेवलप होने में टाइम लगा हमारे देश में, ठीक है। और जो ब्रिटिश रूल था, जो कॉलोनियल रूल था, उसने इस भावना को, इस नेशनलिज्म की भावनाओं को डेवलप होने में एक मेजर रोल प्ले किया। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं ये एक्चुअल में हिस्ट्री में किस टाइमलाइन, किस एरा के बारे में ये चैप्टर बात कर रहे हैं। तो अगर ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं 1757 से, ठीक है। 1757 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जब। और एंडिंग हम कहाँ पे करते हैं, एंडिंग हम करते हैं 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस जब हमको मिली थी। और बीच में हम यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1857, ठीक है, जब सीपॉय म्यूटिनी हुआ था। तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा था 1857 का जो एरा था, ठीक है, उसके आसपास की जो टाइमलाइन थी, ये वाली टाइमलाइन, ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स हुए थे, सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे। तो ये जो टाइमलाइन है, इसमें पहला चीज क्या हुआ था, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे। दूसरा जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ पे और आ जाती है। 1885 में हम आगे पढ़ेंगे, 1885 में क्या हुआ था कि एओ ह्यूम ने, ठीक है, एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, 1885 में। तो अब ये जो हमारा सेकंड, मतलब जो अब हम ये चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 10 में हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो एरा है, ठीक है, यहाँ पर से लेके 1885 से जस्ट पहले तक का, ये वाली टाइमलाइन में, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, ठीक है। कैसे मॉडर्न नेशनलिज्म इस टाइम पे डेवलप हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कि इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें फैक्टर था, ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। मतलब देखो, पहले से क्या था कि इंडिया में कॉलोनियल रूल ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया।
यहाँ के जितने भी आर्टिजन्स थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, उन सबका जो बिज़नेसेस थे उनको ठप कर दिया और अपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो फ़ॉरेन से कम कीमतों पे, बहुत कम कीमतों पे जिनको लाया करते थे यहाँ और बेचा करते थे। तो यहाँ का उन्होंने सारा बिज़नेस उन्होंने खत्म कर दिया और जो अपने प्रोडक्ट्स थे उनको इंडिया में बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। तो लोगों को रियलाइज हुआ कि ये जो कॉलोनियल रूल है यही क्या है, मेजर कॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इंडियन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का जो मेन कॉज है वो कॉलोनियल रूल है। और जो इंडियंस के जो इंटरेस्ट होते थे वो इंडिया के जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग क्यों ना करते हो, किसी भी क्लास से बिलोंग क्यों ना करते हो, उन सभी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। वहीं जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो मेनली ब्रिटिशर्स को ही क्या करती थी, बेनिफिट करती थी, इंडियंस को कोई बेनिफिट नहीं देती थी वो। तो पहला फैक्टर ये था ना। सेकंड फैक्टर था फॉरेन इवेंट्स। जैसे कि 1776 में क्या हुआ था, अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था और 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 1871 में इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तो ये जो फॉरेन इवेंट्स थे, इनसे लोगों को, जब इंडियंस को पता लगा कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं और जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हराना इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, उनको हराया जा सकता है, ये पॉसिबल है। जब उनको रियलाइज हुआ तो उन्हें भी एक अपने अंदर एक फील हुई कि भाई हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, हमारा खुद का राज होना चाहिए, कॉलोनियल्स को यहाँ से हटाना है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। उन्हें एक नेशनलिज्म की भावना विकसित होने लगी थी ना। थर्ड फैक्टर क्या था इसमें, थर्ड फैक्टर था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, यूनिफाइड जुडिशरी, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, तो इन सब चीजों ने क्या किया, एक न्यू डायमेंशन, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी का एक न्यू डायमेंशन उन्होंने ओपन किया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया में प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। देखो, ब्रिटिश इंडिया से पहले क्या था कि अलग अलग राजाओं के अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीके होते थे, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में प्रोफेशनल सिविल सर्विस उन्होंने स्टार्ट की, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम उन्होंने स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि जितने भी टेरिटरीज थे, जितने भी रीजन्स थे, सब जगह एक सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश हो गया। सिमिलरली जो जुडिशरी होती थी, हर एक राजा के न्याय करने के तरीके अलग अलग होते थे। जुडिशरी कह सकते हैं कि हर एक रीजन में अलग अलग होती थी। और जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए, सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टैब्लिश किए, अपीलेट कोर्ट स्टैब्लिश किए, यानी कि एक सिस्टम ऑफ जुडिशरी उन्होंने स्टैब्लिश की, यानी कि जितने भी लोग थे उनको क्या हुआ, न्याय मिलने का तरीका एक सेम ही हुआ। अलग अलग कानून ना होके सभी के लिए समान कानून होते थे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए कानून बराबर था। और कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज उन्होंने क्या किए, इम्पोज किए। सीपीसी, ठीक है, सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस किया, इन सभी कोर्ट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में वन नेशन, ठीक है, हम एक ही देश से बिलोंग करते हैं, ये भावना उनमें अल्टीमेटली पैदा हो गई थी, ठीक है। और वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, इन सब के कन्वीनियंस के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया, जैसे कि रेलवे, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, ठीक है, इन सब चीजों को डेवलप किया। तो इससे क्या हुआ कि लोग कम्युनिकेट और आसानी से करने लगे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह और आसान तरीके से जाने लगे। शहरों के बीच में दूरियां कम हो गई, जहां पहले लोगों को पैदल जाना पड़ता था, अब वो रेलवे के थ्रू जा पा रहे थे, ठीक है। काफी जो डिस्टेंस कम हो गया, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहां बहुत ज्यादा समय लगता था, अब वही दूरी को हम काफी कम टाइम में कवर कर ले रहे। इन सब चीजों ने क्या किया था, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन किया था इंडिया में। तो ये जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन थी, इसके दो इफेक्ट थे, ठीक है, टू फोल्ड इफेक्ट थे। पहला इफेक्ट तो था कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, ठीक है, अलग अलग रीजन्स के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे लोगों के, वो आपस में कनेक्ट हो गए। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे
एक रीजन ए है, एक रीजन बी है। तो अगर रीजन ए में मान लिया जाए गेहूं की फसल कोई पर्सन उगाता था, और रीजन बी में उसी गेहूं की फसल को ले जाके उसका कोई बाय प्रोडक्ट बनाया जाता, जैसे आटा बनाया जाता था। अगर ये रीजन ए है, ठीक है, और ये रीजन बी है, यहाँ पे क्या होता था, एक किसान गेहूं उगाता था और यहाँ पे इसी गेहूं से आटा बनाया जाता था, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जैसे बिस्किट बनाए जाते थे। और इसके बाद इसी चीज को लोगों में बांटा जाता था, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता था। अब देखो, मान ले जाए ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता था, ठीक है। अब मान ले जाए यहाँ पे इस किसान की क्रॉप फेल हो गई, ठीक है, गेहूं सारे के सारे उसके गेहूं बर्बाद हो गए। तो इससे क्या हुआ कि ये सामान यहाँ नहीं जा पाया, ठीक है, इसकी सप्लाई कम हो गई, और डिमांड इनकी सेम ही रही, डिमांड सेम रही बट सप्लाई इसकी कम हो गई। तो ये आटा या फिर जो बिस्किट है इसका रेट क्या हो गया, बढ़ गया। वैसे ही अगर मान लिया जाए क्या होता था, गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो सप्लाई भी यहाँ बहुत ज्यादा हो जाती थी, लेकिन डिमांड इनकी सेम ही थी, ठीक है, डिमांड सेम थी और सप्लाई काफी ज्यादा हो गई। तो इससे क्या होता था, रेट जो होता था वो कम हो जाता था। तो कुल मिला के रीजन ए और रीजन बी इकोनॉमिकली आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए थे, ड्यू टू यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू। दूसरा इफेक्ट क्या था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से लोग, स्पेशली जो अलग अलग रीजन्स के जो लीडर्स होते थे, वो आपस में अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने जो पॉलिटिकल आइडियाज थे और जो भी ओपिनियन थे उनको और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, शेयर करने लगे। लोग जो पॉलिटिकल आइडियाज होते थे, ठीक है, मोबिलाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन हो गया, तो ठीक है, ये सब चीजें पॉजिटिवली इफेक्ट हुई थी। ना इसमें फोर्थ फैक्टर था वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन ने क्या किया, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको एक नई डायरेक्शन दी कि वो एक अलग तरीके से सोच सके, अलग तरीके से थिंकिंग कर सकें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या किया कि जो अलग अलग लिंग्विस्टिक रीजन्स के जो लीडर्स थे उनको आपस में कम्युनिकेट करने में मदद की। हमको पता है कि वुड्स डिस्पैच के बाद जो हायर एजुकेशन में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको इंग्लिश कर दिया गया था। तो अलग अलग रीजन्स में जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लिया, जिससे कि क्या हुआ, जैसे रीजन ए है, रीजन बी है, यहाँ पे की लैंग्वेज अलग थी, यहाँ पे की लैंग्वेज अलग थी, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। बट इंग्लिश ने क्या किया, इन दोनों के दोनों रीजन्स की इंग्लिश क्या बन गई, कॉमन लैंग्वेज बन गई, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट करने में एबल हो गए थे। और एजुकेटेड पीपल, ठीक है, जो कि इंग्लैंड जाते थे फॉर हायर एजुकेशन, उन्होंने देखा कि जो आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंग्लैंड है और जो इंडिया है, उन दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल डिफरेंस है वो कैसा है, वहाँ पे की पॉलिटिकल, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ के लोग अपने खुद की लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी दूसरे फॉरेन रूल के अंदर नहीं है, ठीक है, उनका जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वो उनका खुद का है। तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया भाई कि बाहर तो ऐसा है, उनको पता लगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं, बाहर तो भाई दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और हम यही नीचे रह गए, ठीक है, हम ब्रिटिश रूल के नीचे ही रह गए, उनको रियलाइज हुआ जब वो बाहर गए। वैसे ही प्रेस एंड लिटरेचर का आता है, तो प्रेस एंड लिटरेचर ने देखो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 1850 के बाद, ठीक है, 1850 के बाद जो इंडियन ओन्ड इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने एक काफी ग्रोथ अचीव की, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, वो जो भी ऑफिशियल पॉलिसीज होती थी उनको क्रिटिसाइज करते थे, लोगों को यूनाइटेड होने के लिए अर्ज करते थे, ठीक है, मॉडर्न आइडियाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को स्प्रेड करने में, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब के आइडियाज को स्प्रेड करने में उन्होंने काफी मदद की, और उन पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी थी उस टाइम पे। वैसी न्यूज़पेपर, जनरल, नेशनलिस्ट लिटरेचर,
इन सब चीज़ों ने क्या किया, जो पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन थे, उनको उनके जो आइडियाज़ थे उनको एक्सचेंज करने में हेल्प किया। सिक्स्थ फैक्टर आता है इसमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में। हमने लास्ट चैप्टर में देख रखा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। तो ये जो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने क्या किया, सोशल इविल्स को क्या किया, उन्होंने रिमूव किया, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी डिवाइड हो रखी थी। और इन रिफॉर्म्स ने क्या किया कि जो डिफरेंट सेक्शंस थे उनको एक साथ लाया हो, जिसने कि नेशनलिज्म के ग्रोथ में काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनने का काम किया। ना इसमें सेवंथ फैक्टर था मिडिल क्लास इंटेलिजेंस का। क्योंकि ये जो क्लास थी ये एजुकेटेड थी, ठीक है, इसके पास पोजीशन थी और रूलिंग क्लास के साथ इसके क्लोज टाइज थे, इस वजह से फोर फ्रंट में आई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, ठीक है, जितने भी स्टेज में इसकी जो लीडरशिप थी वो इसी क्लास से प्रोवाइड हुई थी, इसी क्लास से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इसी क्लास से आए थे ना। एट्थ फैक्टर था इसमें रिएक्शनरी पॉलिसीज और रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स, जो ब्रिटिशर्स की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, ठीक है, और जो इनका रेशियल एरोगेंस था ऑफ वाइट सुपीरियरिटी, तो इससे इंडियंस काफी ज्यादा हर्ट हुए। और लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, इससे इंडियंस में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आक्रोश उत्पन्न हो गया। नाउ लिटन की जैसे कौन कौन सी पॉलिसीज, इसने क्या किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम के लिए जो मैक्सिमम एज थी उसको 21 से घटा के 19 साल कर दिया। 19 साल कर दिया तो भाई क्या हुआ कि जो इंडियंस को कम मौके मिलने लगे कि वो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सकें, उसको क्रैक कर सकें। भाई मैक्सिमम 19 साल तक का ही बच्चा क्या कर सकता था, इस एग्जाम में अपेयर कर सकता था। ऑल्सो 1877 में क्या हुआ कि दिल्ली में एक ग्रांड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको इम्प्रेस ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया था ब्रिटिशर्स ने। और ये एक ऐसे टाइम में हुआ था जब इंडिया में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, ठीक है, फेमिनाइन हुआ था उस टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स ने वहां पे एक बहुत बड़े अमाउंट में उन्होंने मनी मनी स्पेंड किया वहां, जबकि इंडियंस क्या हो रहे थे, स्टारवेशन से, भूखमरी से, फेमिनाइन से वहां मर रहे थे। और उस टाइम पे उन्होंने वहां क्वीन विक्टोरिया के लिए एक दरबार आयोजित किया था। वैसे ही वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ये पारित हुआ था, जिससे कि प्रेस को सेंसरशिप कर दिया गया था। प्रेस ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी चीजें पोस्ट नहीं कर सकती थी। और आर्म्स एक्ट 1878 में उन्होंने पब्लिश किया था, जिससे कि इंडियंस को आर्म्स वगैरह पोजेस करना अलाउड नहीं था, उनको डिसअलाउ कर दिया था। ऑल्सो इलबार्टबल कंट्रोवर्सी की वजह से भी इंडियंस में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आक्रोश उत्पन्न हुआ था। नाउ ये इलबार्ट बिल क्या था कि इस बिल के थ्रू, ठीक है, रिपन की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बिल लाए थे जिसमें जो यूरोपियंस थे उनका ट्रायल इंडियन जजेस के थ्रू हो सकता था, जिससे कि इंग्लिश और इंडियन जजेस के बीच में इक्वालिटी हो सके। नाउ वाइट अपोजिशन के कारण रिपन को अपना ये बिल विड्रॉ करना पड़ा था, जिसकी वजह से इंडियंस में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बुरी भावना स्टार्ट हो गई थी। नाउ हम देखते हैं कांग्रेस के आने से पहले, ठीक है, 1885 में जब एओहियो ने कांग्रेस की स्थापना की थी, तो कांग्रेस के आने से पहले इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश की थी। तो देखो, इंडिया को 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर रखा था, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी। और हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, ठीक है, इसमें भी गवर्नर, इसमें भी 3 गवर्नर हो गए। तो इन तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज में, ठीक है, इन तीनों रीजन्स में क्या हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टैब्लिश हुई थी बिफोर फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। तो 19th सेंचुरी से पहले जितनी भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उनको मेनली वेल्दी हाई क्लास ने डोमिनेट कर रखा था, ठीक है। और इनकी मेन डिमांड्स ब्रिटिशर्स के से क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कराना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन और एजुकेशन का स्प्रेड कराना। तो ये सब चीजें, ये वेल्दी हाई क्लासेस की क्या थी, डिमांड्स थी फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, 1850 के बाद के टाइम पे क्या हुआ,
जितनी भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उनको मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और इनका ये छोटा सा प्रोस्पेक्टिव नहीं था, इनका काफी एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव था। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल में, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी। तो सबसे पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन आती है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन मीन्स कि एक ग्रुप जहाँ पे लोग अलग 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 लीडर्स, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जहाँ मिलते थे, अपनी अपनी विचारों को व्यक्त करते थे, अलग अलग पॉलिटिकल मुद्दों पे डिबेट करते थे। तो ये चीजें होती थी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन में। तो ये जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, इसको राजा राम मोहन राय ने 1836 में फाउंड किया था। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन को वर्नैकुलर लैंग्वेज के थ्रू क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, और नेशनलिज्म के लिए पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप किया जाए। ठीक है। सेकंड इसमें पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, और ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी मॉडर्न इंडिया में। इसको कलकत्ता में फॉर्मली 1838 में लॉन्च किया गया था, और इसको बाद में लैंड होल्डर्स सोसाइटी करके इसको रीनेम कर दिया गया था। इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, लैंड होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, और जुडिशरी, पुलिस, रिवेन्यू, इन सब डिपार्टमेंट्स में क्या करना, रिफॉर्म्स करना। नाउ जो थर्ड इसमें पॉलिटिकल एसोसिएशन थी उसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसको 1843 में फाउंड किया गया था। तो ये साल वगैरह याद रखना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना है, ठीक है। हमको टाइमलाइन में कहाँ पे कौन सी चीजें हो रही है ये ध्यान रखना। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्रिटिश इंडिया में जो लोगों की जो एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना और उसको प्रोपागेट करना पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फोर्थ एसोसिएशन थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये एसोसिएशन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन, ये ऊपर वाला, इन दोनों का क्या थी, इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना दी गई थी 1851 में। ओके। नाउ इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पिटीशन भेजी जिसमें कंपनी के रिन्यू चार्टर में अपनी कुछ सजेशंस को इंक्लूड करने की इसने डिमांड रखी। नाउ चार्टर क्या होता था? चार्टर बेसिकली एक कंपनी को इंडिया में रूल करने के लिए हर 20 साल में अपना चार्टर को रिन्यू करना पड़ता था, और चार्टर को पार्लियामेंट रिन्यू कर सकती थी। और इस रिन्यू करने के टाइम पे जो इंडियंस थे वो अपनी डिमांड्स को रख सकते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉर एनी रिफॉर्म्स विच दे नीडेड। तो क्या क्या डिमांड थी? पहला था कि सेपरेट लेजिस्लेचर, इसका एस्टेब्लिशमेंट करना। वो लोग चाहते थे कि इंडिया में जो लेजिस्लेचर है उसमें इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन हो। ओके। तो दूसरा इसमें उनकी डिमांड थी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट करना। और थर्ड था इसमें जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं उसमें डिडक्ट करना, ठीक है, उसमें डिडक्शन कराना। और जो सॉल्ट ड्यूटी है, आबकारी है, स्टैम्प ड्यूटीज है, इनका अवॉयलेशन कराना। और ये जितनी भी डिमांड्स थी ये पार्शियली चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हो गई थी, एक्सेप्ट हो गई थी। ना फिफ्थ इसमें एसोसिएशन देखते हैं, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दादा भाई नाराजी ने 1867 में लंदन में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियंस की प्रॉब्लम्स हैं और जो इनकी डिमांड्स हैं उनको ब्रिटिशर्स के सामने रखना, और जो इंडियंस हैं उनके लिए ब्रिटेन में पब्लिक सपोर्ट हासिल करना। तो ये कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी कहाँ, बंगाल में। नाउ हम देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। वहां पे जो मेनली एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी उसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। इसको 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने इसको फाउंड किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं मद्रास में पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो मद्रास में मेनली दो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। पहली इसमें थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसका फाउंडेशन किया गया था गजूल लक्ष्मी नारायण चेट्टी ने 1852 में। और जो सेकंड पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो थी मद्रास महाजन सभा। इसको सुब्रमण्यम अय्यर ने 1884 में फाउंड किया था। नाउ लास्ट टॉपिक इसमें देखते हैं हम
प्री कांग्रेस कैंपेन्स के बारे में, ठीक है। 1885 में जब कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था, उससे पहले इंडिया में कौन-कौन से कैंपेन्स बेसिकली स्टार्ट हुए थे। तो पहला इसमें जो कैंपेन था वो था फॉर इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। तो जो इंडियंस थे वो क्या चाहते थे कि जो बाहर से इंडिया में कॉटन आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगे। इम्पोर्ट ड्यूटी बेसिकली एक टैक्स होता है जो कि बाहर से आने बाहर से आने वाली चीजों पे लगता है। नाउ इंडियंस ऐसा क्यों चाहते थे? इंडियंस ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि जो बाहर से आने वाला कॉटन होता था वो काफी ज्यादा सस्ता होता था। इंडियंस में जो इंडिया में जो कॉटन बनता था वो उससे के कंपेयर में काफी ज्यादा महंगा होता था। तो अगर बाहर से आने वाले कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती एज कंपेयर टू इंडियन कॉटन। तो जो लोग थे वो इंडियन कॉटन को खरीदते रादर देन इंपोर्टेड कॉटन। दूसरा इनका कैंपेन था इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। और लिप्टन का जो अफगान एडवेंचर था उसके अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था। तो लिप्टन ने क्या किया कि अफगान के अगेंस्ट उसने वॉर डिक्लेयर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हुआ था। तो इससे इंडियंस को क्या प्रॉब्लम थी? इससे प्रॉब्लम भाई यही थी कि अगर अफगान के अगेंस्ट वॉर होता ब्रिटिशर्स का तो उसमें जाने वाले तो सैनिक इंडियंस ही थे, ठीक है। इंडिया का ही उसमें लॉस होता, मनी इंडिया की उसमें वेस्ट होती, और जो सैनिक थे वो भी इंडिया के ही थे। तो बेसिकली इंडियंस को इससे कोई फायदा नहीं होता, बस नुकसान ही नुकसान होता। तो इस वजह से भी उन्होंने इसके अगेंस्ट से कैंपेन स्टार्ट किया था। ऑल्सो आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट भी क्या हुआ था? कैंपेन स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जब 1878 में आर्म्स एक्ट इनेक्ट हुआ था तो इंडियंस को आर्म्स वगैरह रखने के लिए डिसअलाउ कर दिया गया था। उनको कोई भी परमिशन नहीं थी कि वो आर्म्स वगैरह रख सकें। ऑल्सो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो जो इंडिजिनस जो प्रेस थी, जो लोकल न्यूज़पेपर छापने वाली जो प्रेस थी उनको बैन कर दिया था। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रेस में न्यूज़पेपर वगैरह छाप रहे थे, उनके अगेंस्ट पॉलिसीज को वो एक्सपोज कर रहे थे। तो इस वजह से उनको बैन कर दिया गया जो वर्नैकुलर एक्ट थी, वर्नैकुलर प्रेस थी। ऑल्सो इंडियंस ने क्या किया, इलबार्ट बिल के लिए इलबार्ट बिल के सपोर्ट में भी उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। और सिविल सर्विस एजुकेशन जो एज कम कर दी थी, ठीक है, 21 से 19 कर दी थी फॉर मैक्सिमम एज ऑफ अपीयरिंग इन आईसीएस एग्जाम। तो यही सब कैंपेन कुछ स्टार्ट हुए थे हमारे कांग्रेस के फाउंडेशन से पहले। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसकी फाउंडेशन कैसे हुई थी। बेसिकली हम 1885 के बाद की चीजें पढ़ेंगे हम आने वाले इस चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।